हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गुरबानी अजमानी और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि व्हाट इज एसएसटी या फिर सोशल साइंसेस, क्या है ये डिसिप्लिन और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि ये जो चैप्टर है ये कौन सी थीम से लिया गया है। अगर आप लोगों को ये पता है ये कौन सी थीम से लिया गया है तो जल्दी से कमेंट करो। और वैसे मैं आप लोगों को 1 मिनट के अंदर अंदर बताने वाली हूँ ये हमने कौन सी थीम से लिया है। हम लोगों ने ये चैप्टर लिया है थीम ए से, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जहां पर हम लोगों को दिया गया था लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स अप इन द स्पेस made up of water, earth, fire and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. गाइस, ये जो हमारी लाइंस है, जो मैंने आप लोगों को ये लाइंस बताई है, ये लिखी है आर्यभट्टा ने, जो कि एक बहुत ज्यादा ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ये लाइंस लिखी थी जब इन्होंने बताया था, प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में। ठीक है, चल अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम उससे पहले करेंगे कुछ बिग क्वेश्चंस को डिस्कस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे तो इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकोगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर, इन्हीं क्वेश्चंस के फाउंडेशन पर हमारा पूरा चैप्टर दिया गया है, लेट डाउन। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैप है क्या, इसको यूज कैसे करते हैं, और मैप के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। दूसरा, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। अगर नहीं पढ़ा तो भी हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को किस तरीके से यूज किया जाता है अर्थ के ऊपर लोकेशंस को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है ये लॉन्गिट्यूड से किस तरीके से रिलेटेड है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले। पूरा चैप्टर जो है वो इन 3 क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब आप लोगों के पास एक टास्क जो मैं आप लोगों को अभी दे रही हूँ, चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों ने अपनी बुक उठानी है, अपनी नोटबुक उठानी है, एक पेन उठाना है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस लिखने और इसके आंसर्स लिखकर अपने पास रख लेने। ठीक है, चलो चलो जी शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। Imagine that you are visiting a city for a very first time. How would you define the places you want to visit? इमेजिन करो आप लोग पहली बार किसी सिटी में विजिट कर रहे हैं, कैसे आप लोग वहाँ के प्लेसेस को फाइंड करोगे। हो सकता है कि आप किसी लोकल जो वहाँ का पर्सन है उससे पूछोगे कि कहाँ पर है ये वाली जगह, है ना, या फिर आप लोग मैप के बारे में मैप देखोगे, है ना, यही सब करोगे। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैप के बारे में पढ़ा हो, बट इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग मैप्स को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट अस प्ले अ गेम। एक काम करो, एग्जामिन करो इस स्मॉल सिटी के मैप। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप अभी अभी ट्रेन से उतरे हो रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, अब आप लोगों को बैंक जाना है जो कि मैप के ऊपर मार्क्ड है, ये रहा बैंक। आप किस रास्ते से जाओगे, और क्या और भी ज्यादा पॉसिबल वेज हैं बैंक के पास जाने के लिए। आप अब देखो पब्लिक गार्डन कहाँ पे है, पब्लिक गार्डन को लोकेट करो, स्कूल को लोकेट करो, म्यूजियम को लोकेट करो। कहाँ है म्यूजियम, ये रहा, है ना। अगर आप लोगों को बैंक से मार्केट की तरफ जाना है, बैंक से मार्केट की तरफ जाना है, तो आप किस रास्ते पे जाओगे। यही है एक पॉइंट
यानी कि यही है रीजन कि जिसमें मैप्स जो है वो बहुत ज्यादा हैंडी रहते हैं। ठीक है, चलो मैप। अ मैप इज अ, ये तो बड़ी हो गई स्क्रीन, हमको छोटी करनी है। अ मैप इज अ ट्रेजर गाइड। मैप क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक ट्रेजर की गाइड जैसा है। वो हमें बताता है कि कहाँ पर चीजें हैं और कहाँ कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, वेयर द प्लेसेस आर एंड हाउ कैन वी रीच देम। नोटिस द 4 एरोज ऑन द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर। इस 4 एरोज को देखो। ठीक है, अब हमें पता चलेगा अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि ये जो है, ये 4 एरोज हैं, किस तरीके से ये हमें डायरेक्शंस बताते हैं और मैप देखना और भी ज्यादा इजी बना देते हैं। ठीक है, चलो ये वाली एक्टिविटी आप लोग करना, जो पिछले पेज पर आपका मैप दिया हुआ है। ये पेज नंबर 9 है ना, यस। जो पिछले पेज पर आपका मैप दिया हुआ है उसके ऊपर हॉस्पिटल को मार्क करना। ब्लू कलर एरियाज का क्या मतलब होता है वो बताना। और विच इज फादर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, है ना, स्कूल है, नगर पंचायत है, पब्लिक गार्डन है, रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर क्या है वो बताना है इसके अंदर। ठीक है, और क्लास एक्टिविटी तो जब आप लोग स्कूल में होंगे तो मैम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलो। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। फ्रॉम द सिंपल एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जो मैप है वो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, या फिर एक ड्राइंग है एक एरिया की। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये एक स्मॉल एरिया की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जैसे कि एक विलेज की, टाउन की, है ना। और एक बिगर एरिया की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट की या फिर एक स्टेट की, और या फिर वेरी लार्ज एरिया की भी हो सकती है, जैसे एक कंट्री की, जैसे हमारा इंडिया, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड की भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड, है ना। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप के ऊपर हम लोग कैसे देखते हैं, मैप के ऊपर हम सरफेस को ऐसे देखते हैं जैसे कि हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एटलस क्या होता है, इस इन जो जो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ इसको मार्क कर लेना। एन एटलस इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ अ मैप। ये आप लोगों के डिफाइन करने के लिए आ सकता है। व्हाट इज एटलस, तो आप लिखोगे एटलस क्या है, बुक है या फिर कलेक्शन है मैप्स। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम, देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स। ठीक है, पहला होता है हमारा फिजिकल मैप, जिसके अंदर नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में डिटेल्स दिखाई जाती हैं कंट्रीज की, स्टेट्स की, बॉर्डर्स की, सिटीज की, है ना। अब जैसे सपोज हमारा इंडिया है तो इंडिया के अंदर हमारा जो मैप है उसके अंदर हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी दिख रही हैं, उसके अंदर हमारी स्टेट्स किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी दिखती हैं, यूनियन टेरेटरीज भी दिखती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा थीमेटिक मैप। ये जो मैप होता है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, यही थे हमारा सारा इम्पोर्टेंट सामान जो मैंने आप लोगों को बताया। यही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है कि बताओ सेवरल काइंड ऑफ मैप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक थीमेटिक मैप होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे मैप के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं, इसको भी मार्क कर लो। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे मैप के अंदर, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। ठीक है, you have already experienced the first two while navigating the map. Let us now define them more precisely. मैं आपको इसके अंदर पहले आप लोगों ने जब पहले वाला मैप जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, हो सकता है उसके अंदर आपने ये 3 कंपोनेंट्स देखे हों, बट अब मैं आप लोगों को इसको और अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। Have you ever wondered a huge place can fit on a small piece of paper? कभी आप लोगों ने सोचा किस तरीके से
एक इतनी बड़ी जगह, एक वर्ल्ड, कितना बड़ा है वर्ल्ड, उसको हमने एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। इसीलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ। जो आप सोच रहे हो कि हम एक इतनी बड़ी जगह को एक स्मॉल पीस के ऊपर कैसे पेपर पे कैसे बना देते हैं, तो वो बनता है बाय यूजिंग द स्केल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं अपने वापस उसी मैप पर, जो मैप आप लोगों ने अभी देखा था, मैं भी आपको दिखाती। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है वो सर्टेन डिस्टेंस दिखाता है। सपोज मैं कहूँ कि अगर मैं मान रही हूँ कि मैं स्केल भी लिख रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो दिखाएगा 500 मीटर्स को, तो यानी कि अगर मैं 500 मीटर्स डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हूँ तो मैप के ऊपर मैं वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर के अंदर दिखाऊंगी। ठीक है, अब एक काम करो, मैप ऑफ इंडिया को देखो। ठीक है, मैप ऑफ इंडिया को देखो, आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, द स्केल इज रिप्रेजेंटेटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर विद 500 रिटन above its length and kilometers on the side। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2.5 सेंटीमीटर्स को काउंट करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर्स को काउंट करेंगे हमारे पेपर पर, तो वो एक्चुअल में 500 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी को कहते हैं स्केल। ठीक है, यानी कि स्केल हमें बताती है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, हर उस मैप की स्केल डिफरेंट होती है और उसके ऊपर लिखी होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं 100 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करूंगी एज 1 सेंटीमीटर, तो अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करके दिखाया, तो यानी कि एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, 500 किलोमीटर। यही होता है हमारा स्केल का काम। ठीक है, ये थी हमारा स्केल। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटेड ऑन मैप्स डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और एक यहाँ पे पॉइंट बनाया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि मैं क्या स्केल यूज कर रही हूँ मैप को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, चलो लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज, जो कि हमने वो स्मॉल सिटी के मैप पे देखे थे। ये वाले 4 एरोज देखे थे ना हमने। चल इसी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस को ये पॉइंट करते हैं। मैं आपको लिखकर दे देती हूँ, ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, चल नॉर्थ जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, नॉर्थ इज एट द टॉप, और ये क्लॉकवाइज मूव करता हुआ आता है टुवर्ड्स द ईस्ट। उसके बाद जाता है क्लॉकवाइज मूव करते हुए टुवर्ड्स द साउथ, जो कि बॉटम में होता है, और उसके बाद ये क्लॉकवाइज मूव करता है टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, ये थी हमारी डायरेक्शंस। इनको कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। अब इनके अलावा भी हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में हमारे पास क्या आता है, साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में हमारे पास क्या आता है, साउथ, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारा क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये क्या थी हमारी, ये है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एन मार्क किया जाता है। ये जो एन है ये दिखाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है,
बहुत सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिसको ना सिर्फ एन मार्क किया जाता है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो, सिंबल्स जो होते हैं वो एक और अदर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैप्स के लिए। हमारे मैप के ऊपर स्मॉल ड्राइंग्स होती हैं एक्चुअल बिल्डिंग्स की या फिर अदर एलिमेंट्स की भी। जब वहां पे कोई स्पेस नहीं होता ड्रॉ करने के लिए तो हम सिंबल्स को ड्रॉ कर देते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रोड्स, रेलवे लाइंस, नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमारे मैप के अंदर हमको बहुत सारी डिटेल्स डालनी होती हैं बट हमारे पास स्पेस कम होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंबल्स को। टू मेक मैप more easily understood by a variety of users, मैप मेकर्स स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं डिफरेंट सिंबल्स को यूज करती हैं। जो हमारा, ये मैं आपको हाईलाइट करके दे देती हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट बॉडी, इन्होंने इंडिया के मैप्स के लिए सिंबल्स को रिप्रेजेंट करा हुआ है। एक फिक्स सेट ऑफ सिंबल्स दिया हुआ है कि इसी से हम डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से सिंबल्स है। रेलवे लाइंस, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज। रेलवे स्टेशन को यूज करने के लिए हम लोगों ने कौन से सिंबल्स को यूज करा है, इन सिंबल्स को यूज करा है, ठीक है। रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, इनको यूज करने के लिए अगर ये मेटल रोड्स हैं तो ये, अनमेटल्ड रोड्स हैं तो ये वाला सिंबल यूज होता है। बाउंड्री, अगर इंटरनेशनल है तो ये वाला सिंबल, स्टेट की बाउंड्री है तो ये वाला सिंबल, और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है तो ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। रिवर्स के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, वेल्स के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, टैंक के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, टैंक के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, कैनल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और ब्रिज के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। टेम्पल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, चर्च के लिए ये, मॉस्क के लिए ये वाला, और छतरी के लिए ये वाला सिंबल को यूज किया जाता है। अब वैसे ही पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस सिंबल को यूज किया जाता है। अगर कहीं पे कोई सेटलमेंट है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और अगर कहीं पे कोई ग्रेवयार्ड है तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं। वैसे ही ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है और ग्रास को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल। ये वो सिंबल्स हैं जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ने हमको दिए हैं कि इंडियन मैप्स के अंदर यही वाले सिंबल्स यूज होंगे। अब आप लोगों का टास्क नंबर 2, आप लोगों को ये वाले जो सिंबल्स हैं इनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर इन सिंबल्स को ड्रॉ करना है और इनको लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग ऑफ द अर्थ के बारे में। मैपिंग जो अर्थ की जो मैपिंग है वो करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ वो कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। हम कहते हैं इट इज नियरली द शेप ऑफ स्फीयर, यानी कि नियरली हमने स्फीयर को यूज क्यों करा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कंप्लीटली एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जबकि वो बर्ड शेप का है, यानी कि पोल्स पे वो थोड़ा सा फ्लैट है शेप में, ठीक है। However, in practice, we consider it to be a spherical. But हम लोग इसको spherical ही consider करने वाले हैं। एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करना एक फ्लैट शीट के ऊपर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। To understand why peel of an orange is such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try to flatten them on the table. आप देखोगे जब तक हम उनके एजेस को कट नहीं करेंगे तब तक हम उसको पेपर के ऊपर या फ्लैट नहीं कर सकते। एक ऑरेंज पील को लो और उसको
मतलब उसको फ्लैट करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके एजेस को कट नहीं कर सकते। अब आप देखो, अब आप कंसिडर करो एक ग्लोब को। ग्लोब क्या है? एक स्फीयर है जिसके ऊपर मैप को ड्रॉ किया जा सकता है ना? ये हो सकता है कि ये मैप ऑफ अर्थ हो, मून हो, प्लैनेट मार्स हो, स्टार्स हो, कॉन्स्टलेशंस हो, स्काई में। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, ये एक स्क्वायर है जो कि बनाया जाता है जनरली मेटल से, प्लास्टिक से या फिर कार्डबोर्ड से। दिस वन, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब किस तरीके से अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्लोब के पास वैसे ही सिमिलर शेप है, स्फेरिकल शेप है जैसे कि अर्थ के पास है। ठीक है, जो ग्लोब है वो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ के सरफेस को बेटर देन द मैप। चलो अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। आप एक इमेजिन करो कि आप एक बिग मार्केट में हो, जो कि एक बिग सिटी या फिर टाउन के अंदर है, जहाँ पे काफी सारी रोज में शॉप्स हैं, सारी की सारी सेम साइज की हैं, और आपको अपने फ्रेंड को मिलना है एक स्टेशनरी शॉप में जो कि मार्केट के अंदर है। अब आपके फ्रेंड को नहीं पता कि स्टेशनरी शॉप कहाँ पर है, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको डायरेक्शंस दोगे कि मेरे को मीट मी एट 6 PM एट द शॉप 7 इन द 5th row ऑफ द एंट्रेंस। आपने उसको बताया। इससे क्या होगा? आपके फ्रेंड को इजीली समझ आ जाएगा कि उसको कौन सी लोकेशन पर पहुंचने। अब ऐसे ही आप एक चेस बोर्ड को कंसिडर करो। आप लोगों को आती होगी चेस खेलनी, और अगर नहीं आती तो भी आप इसको एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते। अब to record moves by advanced player, letters are placed along the main pieces. main pieces के साथ में देखो letters placed है ना, और numbers लिखे गए हैं between the two places। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सिस्टम फॉलो होता है। एक स्क्वायर को मार्क करने के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा अल्फाबेट यूज हो रहा है और कौन सा नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो वाइट साइड ने अपनी गेम स्टार्ट करी है बाय मूविंग द क्वींस पॉस, है ना, ये बहुत कॉमन ओपनिंग है। तो हम लिखते हैं द पॉन इज सेट टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4। क्लियर? तो ये इससे क्या होता है? इससे हमें बहुत इजीली अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि किस तरीके से चीजों को प्रिसाइसली लोकेट करना इम्पोर्टेंट है। ये जो सिस्टम है, जो मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स में समझाया कि आपने अपने फ्रेंड को बताया आपको कौन सी शॉप पर आना है और किस तरीके से चेस बोर्ड के अंदर हमने प्लेयर्स को मूव करा, वो ही थे कोऑर्डिनेट्स। इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स, द स्टेशनरी शॉप एंड द चेस स्क्वायर, कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स को इजीली समझ पाए। यही सिमिलर सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट्स का, वो वर्ल्ड ऑफ मैप्स के ऊपर यूज किया जाता है ताकि हम कोई भी लोकेशन को मैप्स के ऊपर डिटरमाइन कर सके। अब देखो कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, फिर से ग्लोब के ऊपर जाओ, ये रहा हमारे पास ग्लोब। अब इसके ऊपर प्लेसेस को फाइंड करना कितना मुश्किल होगा, है ना, बट हमें इजीली पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये साउथ पोल है। ठीक है, चलो अब ग्लोब को रोटेट करो। अब आपने ये क्यूब है, इसको आपने रोटेट करना शुरू करा, और जो फिक्स पॉइंट्स है यानी कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो रोटेट करने पर भी सेम ही रहते हैं, है ना। उसके बीच में, अब ये सपोज मैं आपको कहती हूँ ये हमारा एक ग्लोब है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और इसकी जो बीच की लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, ये इक्वेटर है। ठीक है, अब जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है और जो इक्वेटर है, रोटेशन के बावजूद भी ये सेम रहते हैं, इनके पॉइंट्स फिक्स्ड ही रहते हैं। अगर आप बात करते हो कि मैं सपोज इक्वेटर पे खड़ा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, तो आप क्या देखोगे, इक्वेटर से लेके जो डिस्टेंस है
वो इंक्रीज हो रहा है। आपका ये आपका नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है और ये आपका साउथ पोल है। अब जब इक्वेटर से किसी एक पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख रहे हो इक्वेटर से जब आप आगे जा रहे हो तो इक्वेटर से आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इसे ही कहा जाता है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, वो मेजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, ये मार्क कर लो, लैटिट्यूड्स measure the distance from the equator. At any point of this travel, आप एक imaginary line ड्रॉ कर दो that runs from east to west. तो हम कहते हैं कि जो latitudes है हमारे, वो parallel to equator होते हैं. Such a line is called parallel of latitudes and it draws circles around the earth. इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये हमारी अर्थ, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल और ये हमारे लैटिट्यूड्स. ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? चलो, ये जो है हमारे अर्थ के अराउंड गोल 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 सर्कल्स फॉर्म करते हैं. अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट लार्जेस्ट सर्कल कौन सा है? इक्वेटर है, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है ये हमारा सेंटर पे दिया हुआ है. ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो सर्कल्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं. ठीक है, लैटिट्यूड्स जो होते हैं इनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन डिग्रीज. ठीक है, कैसे? जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, वाइल जो 2 पोल्स है, जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो हमारा साउथ पोल है, वो 90 डिग्री के. तो हम उन्हें लिखते हैं 90 डिग्री एन फॉर नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री एस फॉर साउथ पोल. ठीक है, बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारा लैटिट्यूड और क्लाइमेट्स का. ठीक है, अराउंड द इक्वेटर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्रिड. ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाते हैं और हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट. और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ पहुंच जाते हैं या फिर साउथ पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इट ग्रोज कोल्डर. तो हम इसको कहते हैं फ्रिजिड टेम्परेचर. अब यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो. साइंस में जब आप साइंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है. एंड ऑल्सो व्हाई वी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ ईयर. हम साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं ठंडा होते रहते हैं, और कैसे और क्यों हम डिफरेंट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर. इसके बारे में हम लोग साइंस के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. अब आप इमेजिन करो कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल कर रहे हो बाय द शॉर्टेस्ट लाइन पॉसिबल. यहाँ से आप लोग यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी द लाइन पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका. यूरोप से अफ्रीका तक भी एक लाइन यहाँ पे बनी हुई है, देख रहे हो? चलो, अब आप लोग इसी तरीके से एक लाइन को ट्रैवल करवा सकते हो थ्रू एशिया एज वेल. जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा. इन्हें कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, ये हाफ सर्कल्स हैं जो एक पोल से अनदर पोल पर ट्रैवल कर रहे हैं. मैं आपको ये छोटा करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा. ये देख, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, 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 नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. ये सारे की सारी जो लाइंस हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट आवर ग्लोब. इन्हीं को कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, आप लोग साइंस के अंदर पढ़ोगे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है. तो एक काम करो, एक डेस्क लैम्प को थोड़ा सा दूर करके रखो ग्लोब
से और फोकस करो, इमेजिन करो कि ये सन है जो कि इल्यूमिनेट कर रहा है अर्थ को। स्लोली स्लोली रोटेट करो ग्लोब को और उसके बाद देखो कि कौन सी जगहों पर उस टाइम पर रोशनी पड़ रही है, वहां पर मॉर्निंग है, कहाँ पर कम रोशनी पड़ रही है, वहां पर मिड डे है, कहाँ पर ज्यादा कम रोशनी पड़ रही है वहां पर इवनिंग है, और कहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ रही है वो जगह हमारी वहां पे नाइट है। जब हमारी कंट्री में ब्रेकफास्ट होता है तो किसी और कंट्री के अंदर लंच टाइम हो रहा होता है, किसी कंट्री में डिनर टाइम हो रहा होता है और किसी कंट्री के लोग तो सो रहे होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से हमें पता चलता है? ये हमें पता चलता है बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ वन प्लेस। ठीक है, चल टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट। अब हमें कौन सा पता, हमें क्या पता कि हमें कौन से लॉन्गिट्यूड से मेजर करना है पूरे वर्ल्ड का टाइम, तो इसीलिए हम लोग एक लेते हैं एक लॉन्गिट्यूड जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि ईयर 1984 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया था कि जो मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड हमारा ग्रीनविच एरिया से पास हो रहा है, जो कि एक एरिया है लंदन में, उसी को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जस्ट एज लैटिट्यूड इज द मेजर फ्रॉम द इक्वेटर, जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उससे मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ और साउथ में मेजर करते हैं हम, वो नॉर्थ और साउथ में कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं W और E। 0 से लेकर 180 डिग्री तक हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारा जो न्यूयॉर्क है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 74 डिग्री वेस्ट, यानी कि वो प्राइम मेरिडियन से 74 डिग्री वेस्ट पर सिचुएटेड है। वैसे जो दिल्ली है वो है 77 डिग्री ईस्ट, यानी कि प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री ईस्ट पर सिचुएटेड है। और जो टोक्यो है वो है 140 डिग्री ईस्ट, यानी कि जो हमारा टोक्यो है वो 140 डिग्री ईस्ट पर सिचुएटेड है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनसे हम अर्थ के ऊपर कोई भी प्लेस को मार्क कर सकते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर एक ग्रिड फॉर्म हो रहा है जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑल दीज लाइंस टुगेदर फॉर्म अ ग्रिड ऑन द ग्लोब। और इन ये जो लाइंस जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई थी इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जो हमारा ग्रीनविच टाइम है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में, ग्रीनविच मेरिडियन जो है हमारा प्राइम मेरिडियन, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, और वैसे ही जो हमारा इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स ही है। ठीक है, अब ये है एक उज्जैनी प्राइम मेरिडियन, ये हमारे एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते थे। ठीक है, टाइम को पता करने के लिए ये वाला जो मेरिडियन है ये उज्जैनी मेरिडियन है जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो यूज करा करते थे टाइम को पता करने के लिए। और इसके आसपास ये जगहें हैं जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक, दिल्ली, मालवा नगर, उज्जैन, महेश्वर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, इन जगहों का टाइम स्केल इस जानने के लिए ये उज्जैनी मेरिडियन को यूज किया जाता था जो कि हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स यूज करते थे। मैं एक बार आपको ये पिछले बॉक्स के ऊपर ये दिया हुआ है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये कोई फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, बहुत सारे और भी पास्ट में प्राइम मेरिडियंस रहे हैं।
इनफैक्ट बहुत साल पहले, यूरोप के बहुत साल पहले इंडिया का एक अपना प्राइम मेरिडियन होता था, ठीक है, जिसको कहा जाता था मध्य रेखा या फिर मिडिल लाइन, और ये सिटी ऑफ उज्जैन से पास हो रहा था, जो कि एक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड सेंटर था एस्ट्रोनॉमी का फॉर सेंचुरीज। वारामित्रा जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो यहाँ रहते थे, और उन्होंने आज से 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स अगो पहले ये यहाँ पे वर्क करा। इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो थे वो बहुत पहले से ही जानते थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और उनको पता था कि एक जीरो की नीड है, प्राइम मेरिडियन की नीड है। इसीलिए प्राइम मेरिडियन जो इंडिया का था, जिसको उन्होंने बनाया उज्जैनी मेरिडियन, ये एक रेफरेंस बना इंडिया के सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट को लिखने के लिए। ये वाली जो सिटीज है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज हैं उस टाइम की, और ये क्लोज हैं टू द उज्जैनी आपका मेरिडियन, ठीक है। चल, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से हमारे पास जो ग्लोब है उसको रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरीके से हमारा जो प्लैनेट है अपनी एक्सिस पर स्पिन हो रहा है। अगर आपसे अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा प्लैनेट किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट आवर प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब हमारा जो प्लैनेट है ये 24 आवर्स में अपना कंप्लीट स्पिन बनाता है, कंप्लीट स्पिन कंप्लीट करता है, और जो कंप्लीट स्पिन है, जो फुल टर्न है, वो 360 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 15 डिग्री पर आवर, ठीक है। यानी कि हम लोग 15 डिग्री मूव कर रहे हैं 24 आवर्स तक, ताकि 360 डिग्री का कंप्लीट स्पिन हो जाए, ठीक है। जब हम मूव करते हैं ईस्टवर्ड से फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, हमें मिलता है 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट, और इसीलिए हर 15 डिग्री के बाद हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री ईस्ट। यही है ये सेम, इट इज एज सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ द लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। अगर 12 पीएम हो रहे हैं ग्रीनविच में, 12 पीएम हो रहे हैं ग्रीनविच में, तो 1 पीएम हो रहे होंगे 15 डिग्री ईस्ट में, 2 पीएम हो रहे होंगे 30 डिग्री ईस्ट में, एंड सो। और जब हम वेस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं तो ये रिवर्स में चलता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए एक रेफरेंस है। ये हमारा ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मेरिडियन है, यानी कि प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। यहाँ से जब 15 डिग्री हम आगे बढ़े तो 1 पीएम हो गया, और 15 डिग्री आगे बढ़े 2 पीएम, और 15 डिग्री आगे बढ़े 3 पीएम। वैसे ही यहाँ पे रिवर्स में चला, यहाँ से 15 डिग्री पीछे 11 पीएम, यहाँ से 15 डिग्री पीछे 10 पीएम, 10 एएम, और यहाँ से 15 डिग्री पीछे 9 एएम। इस तरीके से हमारा प्राइम मेरिडियन वर्क करता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। यही सेम मेथड हो सकता है अर्थ के किसी भी जगह के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, कन्वीनियंट होगा अगर एक कंट्री एक लोकल टाइम को अडॉप्ट कर ले, है ना। वैसे ही हमारे पास है एक IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। हमारे पूरे इंडिया में चाहे हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स पास होते जा रहे हैं, बट हम लोग इसी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, इसी स्टैंडर्ड टाइम को यूज करते हैं थ्रू आउट आवर कंट्री, ठीक है। All these standard times are organized in time zones which broadly follow zone of 15 degree in the graph, but जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो टाइम जोन्स हैं वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं है, हमें इसीलिए कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। Similarly, the globe in figure 1.9
सेंटर्ड ऑन इंडिया कहाँ पर है? फिगर 1.9 आई गेस नेक्स्ट पेज पर होगी। ये देखो, ये सेंटर हुआ है इंडिया पे, ठीक है। शो स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर फ्यू कंट्रीज। अब आप देखोगे जीएमटी जो है, जीएमटी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री जो है वो 5.5 आवर्स अहेड है। वैसे ही ये वाली कंट्री 3 आवर्स, ये वाली 2 आवर्स, ये वाली 3.5, ये 4, ये 3, ये 5, ये 6, ये 4.5, ये 5, ये 8, ये 6.5, ये इस तरीके से एक दूसरे से अहेड है, ठीक है। आइए आपको समझ में ये। फाइनली प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच के ऊपर फिक्स कर दिया गया था, और अप्रोक्सीमेटली उसके डायरेक्ट ऑपोजिट जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, उसका डायरेक्ट ऑपोजिट 180 डिग्री लैटिट्यूड को कहा गया था इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द मैप +12 -12 टाइम जोन्स। अगर आप किसी प्लेन से या फिर शिप से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी वॉच में फिर टाइम चेंज, डेट चेंज करनी पड़ेगी अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हो तो, ठीक है। चलो, अगर आप ईस्टवर्ड में ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करोगे? तो आप एक दिन आगे चले जाओगे, और अगर आप वेस्टवर्ड में ट्रैवल करो तो आप एक दिन पीछे ट्रैवल करोगे, ठीक है। We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. हमने इसको approximately 180 डिग्री लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे इसलिए रखा है ताकि कुछ कंट्रीज जो हैं, अप्रोक्सीमेट मैं आपको कह रही हूँ, हमने डायरेक्ट 180 डिग्री पे नहीं करा है। जैसे सपोज ये वाली और ये वाली कंट्री है, हमने इसके बीच में रखा है ताकि 2 डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो 2 मतलब अलग अलग डे पे रह सकती हैं। बट अगर मैं कहूँ एक के बीच में हम लोग डिवाइड कर देते तो हम कहते एक ही कंट्री को हमने 2 दिन में डिवाइड कर दिया, इसीलिए हमारा जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे डिवाइडेड है। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउटफुल लगा हो तो आप थोड़ी सी वीडियो को पीछे करो और उसके बाद ये फिर से सुनो, ठीक है। आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन ये कहती है कि अर्थ को हमने डेट्स में भी डिवाइड किया हुआ है। 180 डिग्री पे हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ईस्टवर्ड में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम +1 डे पर हैं, और अगर हम वेस्टवर्ड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम -1 डे पर हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन से हम कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पे है, एग्जैक्ट 180 डिग्री पे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम एक कंट्री को बीच से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डेज हो जाएंगे, डिफरेंट डेट्स हो जाएंगी, इसलिए 2 कंट्रीज के बीच में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़े, उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। मैप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक यूजफुल टूल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एरिया ऑन द अर्थ को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज एरिया हो। जो मेन कंपोनेंट्स है मैप के वो क्या है? डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ की एक लोकेशन होती है जिसको हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड, है ना, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बनता है। जो इमेजिनरी लाइंस हैं ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं पैरेलल टू इक्वेटर, और इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ टू साउथ रन कर रही हैं फ्रॉम पोल्स, वो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो बताती है टाइम को और डिफाइन करती है टाइम जोन को। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री पर सिचुएटेड है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑपोजिट है प्राइम मेरिडियन पे। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो डेट चेंज हो जाती है बाय 1 डे। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो +1 डे हो जाता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन से तो वो -1 डे हो जाता है, ठीक है। चल, अब आप लोगों को एज अ होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर ये वाली जो आप लोगों की बैक एक्सरसाइजेस हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोग इनको सॉल्व करोगे, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना,
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और चैप्टर्स मुझसे समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने कोई भी डाउट्स हों तो उनको कमेंट करके मेरे को बताना, मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी आप लोगों के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।